नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मार्च 2026 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बालेन शाह के कार्यभार संभालते ही पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी एक बड़ा राजनीतिक भूचाल है। यह कार्रवाई 2025 के जेनजेड प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में ओली की कथित लापरवाही को लेकर की गई है। इसका सीधा मतलब नेपाल का युवा नेतृत्व का उदय, पुराने भ्रष्ट तंत्र की समाप्ति और जवाबदेही तय करना है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं नेपाल में ओली की गिरफ्तारी और बालेन शाह के सत्ता में आने के मायने क्या हैं और भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। युवा नेतृत्व और बदलाव। बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना नेपाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है, जिसे जेनजेड विरोध प्रदर्शनों के बाद पुरानी व्यवस्था के पतन के रूप में देखा जा रहा है। जवाबदेही का युग। ओली की गिरफ्तारी ये दर्शाती है कि अब नेपाल में शीर्ष नेताओं को भी उनके फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष। आलोचक इसे बदले की भावना और सरकार द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई बता रहे हैं, जिससे सत्ता संघर्ष बढ़ने की संभावना है। अगली पीढ़ी का नेतृत्व। बालेन शाह का काठमांडू के मेयर से सीधे प्रधानमंत्री बनना युवाओं की शक्ति और मौजूदा व्यवस्था में भारी बदलाव की मांग को दर्शाता है। और आइए अब नजर डालते हैं भारत पर असर की। चीन समर्थक छवि पर लगाम। केपी शर्मा ओली की छवि चीन के प्रति झुकाव वाली रही है। उनकी गिरफ्तारी से नेपाल की राजनीति में चीन के प्रभाव को कम करने का अवसर मिल सकता है। बेहतर द्विपक्षीय संबंध। एक नई युवा और पारदर्शी सरकार से भारत को उम्मीद है कि सीमा प्रबंधन और आर्थिक सहयोग में सहयोग बढ़ेगा। स्थिरता की चुनौती। यदि ये कार्रवाई नेपाल में लंबा राजनीतिक संघर्ष पैदा करती है, तो भारत के लिए सीमा सुरक्षा और स्थिरता के मोर्चे पर चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर ये घटनाक्रम नेपाल चीन भारत के त्रिकोणीय संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जहां फोकस पुराने चीनी कार्ड से हटकर नेपाल के आंतरिक मुद्दों पर आ गया है। चलिए, तो जेनजी का प्रभाव कितना और नेपाल के पीएम बालेन शाह, अब जेनजी का प्रभाव कितना है बालेन शाह को लेके, ये तो हम बहुत अच्छे से देख पाए हैं इस इलेक्शन में। किस तरीके से कौन जानता था बालेन शाह को, और अब आज एक नेपाल के प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी संभालना और आते ही बहुत सारी चीजों का ऐलान करना, एक अच्छे संबंधों की बात करना, जो एक समर्थन मिला है और जो जेनजी ने इनको आगे बढ़ाया है, पहुंचाया है। देखिए, जो आगे बढ़ा है उसकी बिल्कुल सराहना हो सकती है, लेकिन जब एक नेतृत्व बदलता है, जब एक सत्ता परिवर्तन होती है, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है नेपाल के साथ, बीच में यदि हम चाइना को लेकर चलें, तो ये जो त्रिकोणीय संबंध होगा, इसका संतुलन कितना सटीक अब रहेगा, बालेन शाह कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे, ये बहुत बड़ी एक चुनौती जैसा भी होगा और इसे समझना भी पड़ेगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में कुशल कंवर, स्वागत है उनका चर्चा में जुड़ने के लिए, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे, उनका भी स्वागत है, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। और विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित, शारदा जी का भी बहुत स्वागत है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही पहले करूंगी, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ राखी जी। हाँ मैम, बालेन शाह को एक जो नेतृत्व अब मिला, या जिस तरीके से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, केपी शर्मा ओली की हम बात करें तो एक किस तरीके से उनको जेल जाना पड़ा, किसी से छिपा नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं कि केपी शर्मा ओली का पहले प्रभाव चाइना की तरफ झुकाव था, इसलिए थोड़ी परेशानियां थी, लेकिन बालेन शाह जो हैं वो ये वाले संबंधों को बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। ओवरऑल हमें आज ये चर्चा भारत के परिप्रेक्ष्य में समझनी है कि इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ राजनीतिक हो या कूटनीतिक हो, हम कितना आगे बढ़ेंगे, कितना ये बैलेंस नेपाल, चाइना और भारत को लेके सटीक बैठेगा बालेन शाह के नेतृत्व में। मैम, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है राखी जी। मैं हाँ कहने का मैम, आपकी हाँ, ऑडियो नहीं आ रही है बिल्कुल भी, और ऑडियो अभी नहीं, काफी ब्रेक हो रही है। अच्छा अब आ रही है। अब मैं बाहर आ गई हूँ, लिफ्ट में थी। आ रही है हाँ, आवाज? अभी भी ब्रेक हो रही है मैम, काफी ब्रेक हो रही है ऑडियो। ठीक है, अच्छा, एक मिनट में जरा। हाँ ठीक है मैम, एक बार और कनेक्ट करते हैं, तब तक मैं अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे मैं तब तक बातचीत करूंगी। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी क्लियर आवाज है। हाँ पवन जी, कैसे, क्योंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आज इस चर्चा को लेकर चले हैं,
भारत को हमें ऐसे समझना पड़ेगा, केपी शर्मा ओली थे, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से जेल जाना पड़ा, और बालेन शाह को जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ जेनजी ने वहां के आगे बढ़ाया है, उनके नेतृत्व में हम भारत के साथ संबंधों को कैसे देखें और कितना अच्छी तरह से आने वाला समय हम समझ सकते हैं, चाहे वो एक कूटनीति हो, राजनीति हो, क्योंकि समझना पड़ेगा। चाइना भी हम बीच में लेकर चलेंगे क्योंकि वो सीमाएं भी बनती हैं। कैसे देख रहे हैं, एक विपक्ष का कोई सुझाव भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको लेकर? बाकी जी देखिए, भारत की प्रकृति हमेशा पड़ोसी देशों के साथ में अच्छी रहने की रही है। खासतौर पे नेपाल आप ले लीजिए, या ऐसे जो राज्य है जिनका कोई दूसरे राज्यों के ऊपर या दूसरे देश के ऊपर किसी तरह का विपरीत प्रभाव या उनके साथ में कोई बुरा व्यवहार करने की उनकी कोई मंशा कभी रही नहीं। खास तौर पर अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल के साथ में हमारे संबंध पहले से हमेशा अच्छे ही रहे हैं, क्योंकि परिवहन का बहुत बड़ा नेटवर्क उनके साथ हमारा है। और खास तौर पर नेपाल हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारा जो उनकी सीमा है वो लैंडलॉर्ड कंट्री है। चारों बाजू से आप देखिए कि वहां पे जमीन बहुत सारी है, लेकिन उसके सारे रास्ते भारत, और भारत के लोग हमेशा नेपाल के अंदर गुड रिलेशंस के साथ में रहे। और हम प्रधानमंत्री को बहुत शुभेच्छा देते हैं भारत की तरफ से। हम उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो आदर का भाव पहले से कांग्रेस गवर्नमेंट के, इंदिरा जी रहो, चाहे प्रधानमंत्री नेहरू जी रहो, या कितने और जो प्रधानमंत्री होकर गए हैं, उन्होंने हमेशा नेपाल को संभाला है। उनके साथ अच्छा एक तरीके का उनका बहुत दोस्ती का व्यवहार रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र नेपाल के साथ में मेंटेन करे, यही अपेक्षा हमारी उनसे है। ठीक है, आपकी आवाज तो आई पवन जी, थोड़ी थोड़ी आपकी ऑडियो भी ब्रेक हो रही थी, पर ठीक है, हम वापस से लौटेंगे। शारदा मैम, मुझे अब सुन पा रही हैं? हाँ जी सुन पा रही हूँ राखी जी। हाँ ठीक है मैम, अभी हाँ आपका ऑडियो अब क्लियर है। मैम मेरा प्रश्न सुनाओ तो प्लीज आंसर कीजिएगा। हाँ, आपने भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में इस वर्तमान घटनाक्रम के संदर्भ में पूछा है। हाँ, यही बात है ना? हाँ मैम, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, और बीच में हम चाइना को ले, हम त्रिकोणीय एक बैलेंस भी समझने की कोशिश करें। हम भारत, नेपाल, चाइना का एक आने वाला जो एक बैलेंस होगा बालेन शाह के नेतृत्व में, हम उसको भी समझना चाह रहे हैं। देखिए राखी जी, जिस तरीके से इस क्षेत्र में घटनाओं का एक के बाद एक घटनाक्रम चल रहा है, उस सबको देखते हुए एक बात तो क्लियर है कि जन समस्याओं का समाधान आज इस पूंजीवादी व्यवस्था में किसी भी देश की सरकार करने में सक्षम नहीं है। और अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उसी के परिणाम स्वरूप जेनजी जैसे ये आंदोलन होते हैं, चाहे वो भारत है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे और भी कोई पाकिस्तान या दूसरे देश है। तो असल बात तो ये है कि इस क्षेत्र में जब तक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन से कोई बहुत ज्यादा समस्याएं समाधान हो जाएगा और संबंधों में कोई प्रगाढ़ता आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो ये अभी नए शासक आए हैं सत्ता में, बालेन शाह, इनका रवैया कोई भारत के प्रति बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। अभी हो सकता है कि वो तुरंत आए हैं और कुछ फॉर्मेलिटी से उन्होंने जो बातें कह दी हैं कि हम भारत के साथ रिश्ते, या हमारे मोदी जी के प्रति जो मोदी जी ने ट्वीट किया तो उन्होंने उसका आंसर किया। असल बात ये है कि भारत के पड़ोसियों से अभी पिछले 10-12 सालों में संबंधों में कोई बहुत बढ़िया प्रगति नहीं हुई है। नेपाल एक ऐसा देश है जो एक तरह से कहा जाए भारत का ही हिस्सा है, सांस्कृतिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से, और हमारे जो संसाधनों का शेयरिंग हम करते हैं, विकास में जो हम लोगों का उनके योगदान रहता है, जो लैंडलॉक एरिया होने के कारण जो हम पर उसकी जो निर्भरता है, उस सबको देखते हुए हमारे साथ संबंध तो प्रगाढ़ होने चाहिए थे। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि संबंधों में कुछ बर्फ जम गई थी, और अब उस जमी हुई बर्फ के साथ ही ये एक नया घटनाक्रम वहां पर हुआ है। पहले जेनजी आंदोलन हुआ और उसके बाद ये जो नए चुने गए हैं, एक जो
मतलब नए जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं। हम्म। तो कुल मिलाकर जो हमें मतलब एक मोटा-मोटी तौर पे जो दिखाई दे रहा है, अभी वेट एंड वॉच की हमें स्थिति रखनी पड़ेगी। एकदम से कुछ भी जंप नहीं किया जा सकता कि बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत खराब होगा, क्योंकि संबंधों का जमा-घटा जुड़ा हुआ है एक कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफे और घाटे से। हम्म। क्योंकि आज सभी देशों में कॉर्पोरेट अपना मुनाफा ढूँढ रहे हैं। देशों की सत्ताएं कमजोर पड़ गई हैं इस मामले में और कॉर्पोरेट हावी हो गए हैं। जहां कॉर्पोरेट और सत्ता का गठजोड़ है, जेन जी का आंदोलन वहां पर इसीलिए हुआ कि सब चीजों पर पाबंदियां लग गई थी, प्रदर्शन नहीं कर सकते। उसी जेन जी के प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप बालेन शाह सत्ता में आए हैं। हम्म। लेकिन उसी चीज का हथियार बनाकर अब वो कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षा संस्थाएं हैं वहां पर बैन लगा दिया जाएगा, किसी भी तरह की गतिविधि पर, किसी भी तरह की पॉलिटिकल गतिविधि पर बैन लगा दिया जाएगा और केवल विद्यार्थी पढ़ाई करें। तो ये सब कोई बहुत अच्छे लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। कोई बहुत अच्छा मतलब एक आगाज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो मतलब एक उस पुरानी परंपरा के तहत अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा आज के इस डेमोक्रेटिक युग में, एक जो ऐसा युग है जहां पर इन चीजों का कोई बहुत महत्व नहीं है। लेकिन अगर अपने उसको साबित करने के लिए पुरातन पंथी को वो दोबारा से इम्प्लीमेंट करना और दोबारा से थोपने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी जैन जी को जिसने उन्हें सत्ता में लाया, उसी जैन जी को दबाने के लिए नई-नई बातें उन्होंने कही हैं। हम्म। शिक्षा में एकदम से आते ही बदलाव कर दिए हैं। ये लग रहा है कि ये कहीं कोई और ताकतें इसके पीछे खेल रही हैं। ठीक है मैम, मतलब चाहे वो इन हो शॉर्ट सकता हम है सीआईए हो या कोई हो। एक जो हम स्थिरता को, इस सरकार की स्थिरता को एक चुनौती जैसा मान रहे हैं, वो सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये ठीक है। बात बिल्कुल सही है, जो जिस तरीके से हो रहा है। हाँ ठीक जी। है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुशल जी, आज की चर्चा, क्योंकि बालिन शाह के नेतृत्व में अब नेपाल आगे बढ़ेगा, किस तरीके से केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी हुई, जेनजी का किस तरीके से प्रदर्शन था, हमने सब कुछ देखा। बात इस चीज की है कि उनके नेतृत्व में भारत के साथ हमारे संबंध किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, एक त्रिकोणीय हम एक एंगल लेकर चलते हैं, मतलब सिर्फ भारत नेपाल नहीं है, भारत चाइना नेपाल, ये इन तीनों को बैलेंस करके चलना है। तो हमेशा हमारे पड़ोसी मुल्कों से संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन जो नेतृत्व कर रहा होता है उसका पर्टिकुलरली हमारे साथ कैसा बिहेवियर होगा, हम किस तरीके से बढ़ेंगे। और एक जो अभी शारदा मैम बता रही थी कि खुद अब बालिन शाह भले ही आ गए हैं, पर स्थिरता बहुत नहीं दिखती, क्योंकि उनके आने के बाद, शपथ के बाद, जो जिस तरीके से वो चीज़ों को अब आगे बढ़ा रहे हैं, वो अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। तो हमें ये समझना है कि हम इन सारी चीज़ों में कैसे अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण रख के चलेंगे। देखिए, पहले तो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिलेंद्र शाह जी को, जो भी नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं एक्स के ट्विटर के माध्यम से। तो और हम सभी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सभी उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि नेपाल में एक युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों ही पहले बिहार चुनाव से पहले हमारे मोदी जी ने बोला था कि हमें 1 लाख युवाओं की ज़रूरत है हिंदुस्तान में, जो आगे देश को लेकर जाएँ, जो पॉलिटिक्स जॉइन करें और हमारे देश को आगे लेके जाएँ। तो एक ये क्लियर मैसेज दिखाई दे रहा है हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ में भी, कि जैसे आज यंग सिंगर रैपर जो आज प्रधानमंत्री बने हैं, तो इट्स अ क्लियर मैसेज कि जैसे हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज है वहां पर इतने युवा प्रधानमंत्री बने हैं, वैसे ही हमारे देश में भी युवा आगे आ रहे हैं। तो ये एक क्लियर मैसेज है। और देखिए, जैसे ही वो बिलेंद्र शाह जी प्रधानमंत्री बने, उनको नेक्स्ट डे ही उन्होंने केपी ओपी शर्मा जी को, ओली शर्मा जी को गिरफ्तारी, और फिर एक जो उनके गृह मंत्री थे रमेश लेखक जी को भी गिरफ्तारी का उन्होंने ऑर्डर दे दिया। तो ये क्लियर मैसेज दिखाई देता है कि नेपाल के अंदर जो तानाशाही इतने सालों से चल रही थी, जो राजशाही जो इतने सालों से चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। और एक ये बहुत ही मैं तो बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखिए, रामनवमी वाले दिन शपथ ग्रहण करी, और बिलेंद्र शाह जी तो खुद बैंगलोर से, इंडिया से पढ़े हुए हैं। और आप ये देखिए कि
रामनवमी वाले दिन शपथ ग्रहण कर रहे हैं। तो एक हमारे जो हिंदुत्व है, हमारा जो सनातन है, देखिए नेपाल तक पहले भी फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ मोस्टली सारे भारतीय ही हैं अगर देखा जाए। तो अब देखिए अभी जब शपथ ग्रहण हुई तो 108 पंडित को उन्होंने बुलाया, वहां पर शंखनाद हुए, 108 बौद्ध धर्म के वहां पर आए, सबके साथ मिलके उन्होंने शपथ ग्रहण करी। तो आप ये देखिए कि एक तरफ एजुकेशन, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा वो फॉरवर्ड लेके जाएंगे और आगे नेपाल का बहुत ही अपग्रेड होने वाला है। क्योंकि देखिए इंडिया एंड नेपाल के बहुत सारे इकोनॉमिक टाइज हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गई, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो नेपाल का 2/3 बिजनेस वो इंडिया के साथ चलता है। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि नेपाल के साथ हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे नेपाल के अंदर एक नई युवा जोश के साथ वहां पर सरकार बनी है और आगे नेपाल को एक नई दिशा मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कुशल जी, सबसे बड़ा क्योंकि जो जेनजी हैं वो इनको बहुत आगे लेकर आए हैं और इस बार शायद बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ें, जो जेनजी के मुद्दे हैं, ये नेपाल के इंटरनल जितने भी मुद्दे होंगे वो सॉर्ट आउट करना इनकी मुख्य चुनौती होगी। इसलिए क्योंकि एक महापौर से सीधे प्रधानमंत्री बनना, मतलब आप सोचिए कि केपी ओली शर्मा के प्रति कितना नाराजगी रही होगी। वो नाराजगी क्यों आ गई, कैसे आ गई, एक लंबा समय हो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि समस्याओं को निपटाते निपटाते, जैसा कि शारदा मैम कह रही थी, स्थिरता एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। यदि चला ले गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यदि एक प्रधानमंत्री जा सकते हैं तो दूसरे को जाने में भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो जेनजी हैं उन्होंने साबित किया, उनकी वजह से यहाँ पे चीजें हुई हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी चुनौती है और कभी भी कुछ भी यदि गलत होता है तो क्योंकि भारत के साथ संबंध है तो हम सरवाइव ना करें, इसीलिए आज हमने इस चर्चा को भी शामिल किया कि भारत को किस तरीके से रहने की जरूरत है। खैर ठीक है, मैं वापस भी आऊंगी। पवन जी सुन पा रहे हैं? पवन जी, एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत पर हम असर को बहुत प्राथमिकता आज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए एक अच्छी बात करें, अच्छी अपील करें, हर मामले में, चाहे वो अच्छा हो, नेगेटिव हो, कैसा भी हो, हम हर तरह से अपनी प्रतिक्रिया दें, ये तो होता ही है। लेकिन उसकी आंच हम तक ना आए, हम उसमें इतना फेस ना कर पाए, हम इतना सरवाइव ना करें कि हमें परेशानी हो। तो मुझे लगता है बहुत सारे आंतरिक नेपाल के ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इनके लिए, बालेश शाह के लिए एक चुनौती भरे होंगे कि आप कैसे अब इतनी बड़ी संख्या में जेनजी को आप खुश रख पाते हैं, क्योंकि लाए तो वही हैं। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी मैम भी कह रही थी, उस पॉइंट को मैं बार बार इसलिए भी उठा रही हूं कि आते से आप शिक्षा को लेके जो तमाम बातें कर रहे हैं या जितनी बातें आपने रखी, क्या वो एक्सेप्टेबल होंगी? क्योंकि अभी नया नया है, देखिए नई नई शपथ, तमाम चीजें हैं, तो समझना पड़ेगा इस चीज को। राखी जी, जनता का एक हमेशा रूप रहा है कि कोई भी नया व्यक्ति आने के बाद में पेशेंसली उसको कुछ समय देते हैं करेक्शंस के लिए। आप किसी भी देश में देख लीजिए, जब भी कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है या कोई नया व्यक्ति प्रशासन में, शासन में आता है, उस व्यक्ति को कुछ समय के लिए उसको सहूलत दी जाती है। हो सकता है नेपाल की जो जनता है वो भी इस नए प्रधानमंत्री को थोड़ा समय दे कि वो करेक्शन में सारी चीजें लेकर आए, लेकिन अगर वो करेक्शन में नहीं ला पाए तो देखिए सोच हर देश की सरीकी रहती है। वहां के जो जेनजी है उनकी जो सोच है, भारत के जेनजी की भी वही सोच धीरे धीरे हो जाएगी, क्योंकि लोग वो प्रभावित करते हैं सेम एज ग्रुप के लोगों को। सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और उसी एज ग्रुप के लोग अपने अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, और जिसको लेके हर कंट्री के अंदर समानता आती है जेनजी के उनके स्वरूप के अंदर। तो ये जो चीज नेपाल में जिस तरीके की जेनजी की देख रहे हैं आप, भारतवर्ष के अंदर के जेनजी का भी सोच उसी तरीके का है। और आपको बताता हूं मैं कि नेपाल के जो जेनजी है, अभी अभी ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे दूसरे पार्ट कंट्री के अंदर, दूसरे देशों के अंदर जब नई सरकार बनती है तो लोग उनको समय देता है काम करने के लिए, कि हो सकता है कि ये सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसी बन जाए, कुछ ऐसी नीति बन जाए कि जिसकी वजह से उसके राज्य को, उनके देश को फायदा हो सकता है। तो हो सकता है कि ये सोच वहां के भी लोगों की हो और आने वाले कुछ दिनों तक, एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो भी वो नए प्रधानमंत्री को, वहां के प्रधानमंत्री को समय देंगे। दूसरी बात है, जिस तरीके की वहां पे शपथ विधि हुई या बाकी सारी चीजें हुई, नेपाल ये
हिंदुत्व कंट्री है, जिसको हिंदू राज्य कहते हैं, उस तरीके का नेपाल है कि वहां पर बहुमूल और सबसे ज्यादा संख्या और सिर्फ संख्या वहां पर हिंदू कम्युनिटी की है। इसके लिए वहां के जितनी शपथ विधि होती है उसके अंदर प्रभाव हिंदू धर्म का रहना ये बेसिक है। लेकिन मेरा ये प्रश्न, ये जो आपने अभी कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां के जो जेनजी है और वहां के जो लोग हैं वो कुछ समय तो जरूर इस प्रधानमंत्री को देंगे ताकि वो स्टेबल हो सके और नई नीतियों को समझ के उनके देश को वो आगे ला सके। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की भी सीमा है। शारदा मैम, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया, भारत को इस वक्त किस तरीके से इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि बधाई तो हम दे ही रहे हैं और मैंने पहले ही कहा हम उस बीच में क्यों ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि इस पे भी एक जांच का विषय हो रहा है। केपी ओली शर्मा का भी जो उधर से स्टेटमेंट है वो सारी चीजें हैं कि गलत हुआ है, इस तरीके से चीजें नहीं होनी थी, बहुत लोगों का हाथ हो सकता है, तो बहुत सारे सवाल हैं अभी। कुल मिला के एक जो राजनीतिक रूप से चीजें वहां हैं ये हमें समझनी पड़ेगी और हमें कूटनीतिक रूप से इन सारी चीजों को संभाल कर चलना है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हमारी तो पूरी नजर यहाँ पर होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार और संस्थाओं पर नियंत्रण और कॉरपोरेट गठजोड़ ने नेपाल को बर्बाद किया, जिस तरह से जेनजीज के गुस्से को दबाने में उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, वो सब उल्टा पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा सबक उन तानाशाहों के लिए है जो भी नेपाल के ऊपर अपना नजर रख रहे हैं, नेपाल को देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप जब जब चीजों को दबाओगे तो उनके विकृत रूप में उनका प्रकटीकरण होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात कि इनकी सफलता कहाँ तक निर्भर करती है, ये उतनी दूर तक ही सफलता निर्भर करेगी जितनी दूर तक इनको लेकर अगर इनके पीछे कोई आउटसाइड फोर्स है तो वो इनको जिताने में भी कामयाब रही है और इनको सत्ता तक पहुंचाने में भी। लेकिन वो सत्ता में इनको एक तानाशाह के रूप में अगर बिठाकर काम करवाएगी, क्योंकि देखिए समस्याओं का समाधान तो चुटकी बजाते होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सत्ता आज कैपिटल के कब्जे में है, कॉर्पोरेट और इनके कब्जे में है। वो इतनी जल्दी अपना अधिकार छोड़ पाएंगे ये एक बहुत ही मतलब अलग बात है, क्योंकि समस्याओं का समाधान केवल जो संसाधनों का बंटवारा है, संसाधनों पर जनता का हक है और संसाधनों के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा और सारे जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए, वो इतना आसान है नहीं। क्योंकि जो जहां जहां हम देख रहे हैं पूरे विश्व में उनको यही दिखाई दे रहा है कि भाई आज जहां जहां पर ये हुआ है, जहां जहां पर हमारा जो हम देख रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका का रहा, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, सत्ताएं बदल गई। ऐसे ही बांग्लादेश में सत्ता बदल गई, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी क्या वहां पर जो हिंदुओं पर अटैक होने बंद हुए? क्या सत्ता बदलने के बाद भी वहां पर वो चीजें हुई जिन चीजों के लिए सत्ता को हटाया गया था? ठीक है। तो समस्याओं का समाधान कोई संभव हो जाएगा बहुत जल्दी, ये नहीं है। और इसके लिए तो एक आमूल-चूल परिवर्तन व्यवस्था में होना लाजमी है, ना कि सत्ता चाहे ओली आए, चाहे वो बालेन आए, चाहे कोई और आए। और सेम बात सभी देशों में लागू होती है। जितना बड़ा तानाशाह होगा उतनी ही बुरी हालत उसकी होगी। जैसे कि आज वो जो ओली क्या हुआ, उसको जो जेल डाल दिया, उसके गृह मंत्री को डाल दिया। तो ये रूह कंपाने वाली चीजें उन तानाशाहों को भी देखनी चाहिए आंख खोलकर कि तुम्हारे साथ भी कल को यही होने वाला है। अगर जनता की आवाज को दबाने के लिए कोई प्रयास इतना भयंकर किया गया कि निर्दोष लोगों को जेलों में भरेंगे या गोलियां चला के मरवाएंगे या उनकी समस्याओं का समाधान ना होने के बावजूद उन्हें बोलने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो कुशल जी, बहुत जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया। भारत को भी। हाँ, कैमरा ऑफ कैसे? कुशल जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से। हाँ जी, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी बिलेंद्र शाह जी अभी प्रधानमंत्री बने हैं, तो देखिए मेंटेलिटी का बड़ा फर्क पड़ता है। जो युवा है ना आजकल के, वो बहुत ही करप्शन, बहुत ही दुख, करप्शन, पुराने तानाशाहों से जूझ रहे हैं। पहले उनके पेरेंट्स जूझे, फिर बच्चे जूझे, तो वो उनकी मेंटेलिटी और पहले जो थे उनकी मेंटेलिटी में बहुत फर्क है। तो अब आप बहुत सारे प्रधानमंत्री देख लीजिए, एक ये बिलेंद्र शाह नहीं और भी
मैं आपको कुछ देशों के नाम बताऊंगा, कुछ इंडिया से बाहर के देश है, वहां पर भी युवा प्रधानमंत्री बने हैं। कनाडा देख लीजिए, बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इतना मतलब वो नेगेटिव होने की जरूरत है कि युवा आए हैं तो शायद वो कंट्रोल ना कर पाए, वो भी सेम करे जैसे ओली शर्मा जी ने किया। तो मुझे नहीं लगता। आने वाले टाइम में देखिए, युवाओं का टाइम है और एक मेंटेलिटी का भी बहुत फर्क पड़ता है। वो खुद पढ़े लिखे हैं, तो नेपाल को वो अच्छे रास्ते में ही लेके जाएंगे। और स्पेशली वो जो फॉरेन ट्रेड, जो हमारी जो फॉरेन जो ट्रेड है, जो फॉरेन हमारी नीतियां हैं इंडिया और नेपाल के साथ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि वो इकोनॉमिक और युवा एम्पावरमेंट, इन सब के लिए वो आगे आए हैं। तो इससे बहुत बड़ा फर्क होगा, नेपाल में बहुत ग्रोथ होने वाली है आगे, आप देखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चा इसलिए लाजमी और जरूरी हो जाती है क्योंकि जेनजी का प्रभाव हुआ और केपी ओली शर्मा के जाने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से वहां अब प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी बालेन शाह ने संभाली, तो बालेन शाह को कौन जानता था। एक महापौर से प्रधानमंत्री का सफर उनके लिए किस तरीके से हुआ है, भारत के प्रति वो किस तरह का रवैया रखते आए हैं, बहुत सारी चीजें इस चर्चा के माध्यम से क्लियर हुई हैं। नेपाल के मुद्दों को कितना समझ पाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन कूटनीतिक रूप से भारत को कितना नजर रखने की जरूरत है और कितना संतुलन बना के ये चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।